सभी का नमस्कार। 9वीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर यूरोप में समाजवाद की शुरुआत कैसे हुई, इस बिंदु का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम देखेंगे समाजवाद के लिए यूरोप में किस प्रकार सामाजिक लोगों ने समर्थन किया और लोगों के समर्थन से किस प्रकार समाजवाद यूरोप में पूरी तरह से फैला। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बिंदु है समाजवाद के लिए समर्थन। तो समर्थन समाजवादी विचारधारा को किस प्रकार प्राप्त हुआ उसके बारे में देखेंगे। 1870 का दशक यानी समय था 1870 का, और 1870 के समय में पूरे यूरोप के अंदर यानी पूरे यूरोपीय महाद्वीप के अंदर समाजवादी विचारधारा फैल गई थी। यानी पूरे यूरोप के अंदर समाजवादी जो विचारधारा थी वो यूरोपीय समाज में फैल चुकी थी और लोग उससे धीरे धीरे प्रभावित हो रहे थे और एक प्रकार से समाजवादी विचारधारा का समर्थन करने के लिए वो नए नए संगठनों का निर्माण कर रहे थे। दूसरा बिंदु है कि द्वितीय इंटरनेशनल, ये एक संस्था है जिसका निर्माण किया गया था। यह द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण सामाजिक समूह के द्वारा किया गया था। सामाजिक समूह यानी कि समाज के कुछ लोगों ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया। इस संस्था का निर्माण क्यों किया? समाजवाद का समर्थन करने के लिए, यानी समाजवादी विचारधाराओं का समर्थन करने के लिए इस संस्था का निर्माण सामाजिक समूह के लोगों ने किया, ताकि वह समाजवादी विचारधारा का समर्थन कर सकते हैं। और समर्थन करने के पीछे उद्देश्य था कि समाज के अंदर परिवर्तन लाना और समाज के निम्न वर्ग और मजदूर वर्ग को उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलवाना। तीसरा बिंदु है इंग्लैंड व जर्मनी। इंग्लैंड व जर्मनी भी यूरोपीय महाद्वीप के देश हैं और यहाँ पे इनका उदाहरण दिया गया है। तो इंग्लैंड व जर्मनी के जो मजदूर थे उन मजदूरों के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया गया था, यानी एक संगठन बनाया गया था मजदूरों के द्वारा। और इसके जो सदस्य होते थे उन सदस्यों को मुश्किल समय में आर्थिक सहायता देने के लिए एक कोष का निर्माण किया गया था। कोष का मतलब होता है कि एक ऐसे अकाउंट का, एक ऐसे मतलब स्रोत का निर्माण किया था, आर्थिक कोष का निर्माण किया था कि अगर किसी सदस्य को आर्थिक समस्या होती है या उसके जीवन में कोई मुश्किल पैदा होती है तो उसे सहायता देने के लिए इस कोष के माध्यम से धन दिया जाता था, ताकि उस निम्न व्यक्ति की जिसके लिए समस्या उत्पन्न हो गई है उस समस्या का समाधान हो सके, उसे आर्थिक सहायता मिल सके। इसलिए इस कोष का निर्माण किया गया था मजदूर संगठन के द्वारा, ठीक है ना। और इसमें इस संगठन का उद्देश्य था कि काम के घंटों में कमी, यानी काम के जो घंटे हैं वो कम होने चाहिए, ठीक है ना। ये इनकी मांग थी उद्योगपतियों से, संपन्न वर्ग के लोगों से। मताधिकार की भी मांग थी सरकार से, ठीक है ना। और ये इनकी मांगे थी कि काम के घंटों में कमी हो, ठीक है ना। और जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उनको सरकार के द्वारा मताधिकार प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जो मांगे थी वो मजदूर संगठनों के द्वारा भी की जाती थी। इसलिए इस मजदूर संगठन का निर्माण मजदूरों ने इंग्लैंड व जर्मनी में किया था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इंग्लैंड व जर्मनी के मजदूरों के ऊपर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है जर्मनी। जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल का मतलब होता है समाजवाद, यानी कि जर्मनी में समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई और उसका संसदीय चुनाव में मजदूरों के द्वारा सहायता व रिश्ते, ठीक है ना। यानी जो जर्मनी में जब है ना ये संसदीय चुनाव होते थे तो उन संसदीय चुनावों में मजदूरों के द्वारा उसे सहायता दी जाती थी और मजदूरों के इस संसदीय
पार्टी से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से काफी गहरे रिश्ते थे, ठीक है ना, संबंध थे, क्योंकि ये मजदूर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सहायता इसलिए करते थे क्योंकि ये मजदूरों के हितों की बात करती थी, उनके अधिकारों की बात करती थी। इस प्रकार मजदूरों ने इस समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, की सहायता की और चुनाव के समय, संसदीय चुनाव के समय भी इनकी सहायता की और इनके साथ मजदूरों के गहरे रिश्ते थे क्योंकि ये उनके अधिकारों की बात करती थी। ठीक है, आगे का हमारा बिंदु है ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1905 में समय था 1905 का, समाजवादियों व ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों के द्वारा, यानी जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी यानी कि जो परंपरागत आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे, इनके समूहों के द्वारा लेबर पार्टी का निर्माण किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेबर पार्टी की। तो लेबर पार्टी जो है वो इंग्लैंड में भी है, ब्रिटेन में है और आज भी वर्तमान में है। और लेबर पार्टी का निर्माण जो है इन समाजवादियों के द्वारा, समाजवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों के द्वारा किया गया। ठीक है ना, और इसका निर्माण करने के पीछे उद्देश्य था कि ये जो लेबर पार्टी जो थी ये मजदूरों के हितों की बात करती थी, ये निम्न वर्ग के लोगों के हितों की बात करती थी, इसलिए इस पार्टी का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ब्रिटेन में 1905 में लेबर पार्टी का निर्माण करना एक प्रकार से समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना था और लेबर पार्टी के निर्माण का उद्देश्य भी था कि मजदूरों के हितों की बात करे, इसलिए इन आंदोलनकारियों के द्वारा इस पार्टी का निर्माण किया गया। अगला बिंदु है फ्रांस में आंदोलनकारियों के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। सोशलिस्ट पार्टी यानी एक लोग या फिर कह सकते हैं ना कि समाजवादी पार्टी का निर्माण किया गया फ्रांस में आंदोलनकारियों के द्वारा, क्योंकि ये आंदोलनकारी अपने अधिकारों के लिए फ्रांस में लड़ रहे थे। जैसे फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई, ठीक है ना, तो ये आंदोलनकारी अपने सामाजिक अधिकारों के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए, आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया और इसके पीछे इनके ऊपर समाजवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। ठीक है, 7वां बिंदु है 1914 तक, यानी समय था 1914 का, यानी 1914 तक आते आते क्या हुआ, तो 1914 तक यूरोप में कहीं पर भी समाजवादी सरकार नहीं बन सकी, यानी समाजवादी विचारधारा जो है वो पूरे यूरोपीय समाज में सभी देशों में फैल चुकी थी, लेकिन इन समाजवादी समूह के द्वारा यूरोप के किसी भी देश में वो सरकार नहीं बना सके। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी, यानी वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इनकी विचारधारा जो है वो लोगों में काफी फैल चुकी थी। 8वां बिंदु है संसदीय राजनीति में, यानी जो संसदीय राजनीति थी, यानी कि संसद में चुनकर आने वाले लोग या संसदीय चुनाव में हम कह सकते हैं, उसमें समाजवादी जो लोग थे, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, वो लोग संसदीय राजनीति में बड़ी संख्या में जीतते रहे, यानी वो जीत कर आते रहे। यहाँ पे समझने वाली बात है कि समाजवादी जो है वो अपनी सरकार नहीं बना सके, ठीक है ना, शासन नहीं कर सके, लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोग बड़ी संख्या में चुनाव में जीतते थे और संसदीय राजनीति यानी संसद में जाते थे जनता के प्रतिनिधि बनकर और कानून निर्माण की भूमिका अदा करते थे, यानी कि बड़ी संख्या में कानूनों का निर्माण करते थे और राष्ट्र निर्माण में और सामाजिक निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते थे। और वहां पे संसद में जाकर संसदीय राजनीति के तहत वह मजदूरों और गरीबों के अधिकारों की बात करते थे, ठीक है ना, समाजवादी विचारधारा के लोग। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे अंतिम बिंदु में कि यूरोपीय सरकारों में जो यूरोप की जितनी भी सरकारें थी, ठीक है ना, यहाँ पे यूरोपीय सरकारों से मतलब है कि यूरोप महाद्वीप में आने वाले सभी देश जो उनकी सरकारें थी, वो सरकारें कैसी होती थी, या तो उदारवादी विचारधारा के लोगों की होती थी या रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों की होती थी। रूढ़िवादी से मतलब यहाँ पे हम कहेंगे परंपरागत विचारधारा के लोगों की होती थी और रेडिकल समूह के विचारधारा के लोगों की होती थी। इन तीनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इन विचारधारा के लोगों की ही सरकार बनती थी और इनका दबदबा पूरे यूरोप में था और इन्हीं की ही सरकार बनती थी। लेकिन यूरोपीय सरकारों में इनका दबदबा जरूर था, लेकिन
संसदीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा के लोग ज्यादा चुनकर आते थे। तो ये था हमारे आज के बिंदु, जिसमें हमें समझ में आता है कि किस प्रकार समाजवादी विचारधारा के समर्थन में लोगों ने धीरे धीरे नए नए संगठनों का निर्माण किया और नए नए संगठनों के माध्यम से उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अपने उद्देश्यों की पूर्ति की और समाजवादी विचारधारा का किस प्रकार से समर्थन किया। धन्यवाद।